हेलो स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर 1। तो कुछ आईसीएसई बोर्ड की बुक्स में इस चैप्टर का नाम है द एज ऑफ द मॉडर्न एज, और कुछ में इसका नाम है द ट्रांजिशन टू द मॉडर्न एज। तो सबका सिलेबस सेम है, बस नाम डिफरेंट है, बट चैप्टर का मीनिंग एक ही है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे वर्ल्ड मॉडर्न एज की तरफ बढ़ा। हिस्ट्री के थ्रू हम ये जानेंगे कि किस तरह से जो हमारा वर्ल्ड है, पूरा विश्व है, वो कैसे मॉडर्न एज की तरफ बढ़ा, या हम कह सकते हैं कैसे जो वर्ड था वो मेडिवल हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री में ट्रांसफ़र हुआ। हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो मेडिवल हिस्ट्री में पिछले क्लास तक मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी थी, क्लास 7 में हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ के आए हैं, कैसे ये मेडिवल हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में ट्रांसफ़र हुई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बता दें कि इस चैप्टर में हम जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं वो इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री नहीं होगी, वो वर्ल्ड की मॉडर्न हिस्ट्री होगी। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड से बात करें तो मेन अगर हम जिस पर फोकस करेंगे वो यूरोपियन हिस्ट्री पर होगा, ये यूरोपियन मॉडर्न हिस्ट्री होगी। जैसा कि हमको पता है कि हिस्ट्री 3 हिस्सों में डिवाइड है। एक एंशिएंट हिस्ट्री जो हमने 6th क्लास में करी थी, एक मिडिवल हिस्ट्री जिसको हमने 7th क्लास में किया था, और अब मॉडर्न हिस्ट्री जो हम 8th क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यूरोप कैसे मॉडर्न हुआ। तो अगर हम सेंचुरी की बात करें तो आज से 15th सेंचुरी की जब स्टार्टिंग हो रही थी, या मिड 15th सेंचुरी में अगर हम बात करें तो मिड 15th सेंचुरी यूरोप का ऐसा वक्त था जब यूरोप मॉडर्न हो रहा था, यानी जो यूरोप था वो अपनी मॉडर्न हिस्ट्री में एंट्री कर चुका था। और अगर हम इंडिया की बात करें तो मिड 18th सेंचुरी पे जब यूरोपियंस ने हम पर कब्जा किया था, यानी जब यूरोपियंस ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, तब शुरू होती है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये चीज़ दो टर्म बहुत याद रखने वाले हैं कि यूरोप की मॉडर्न हिस्ट्री कब से शुरू होती है, 15th सेंचुरी से, और इंडिया की जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो कब से शुरू होती है, 18th सेंचुरी पे से, यानी जब इसी यूरोप से ब्रिटिशर्स निकल कर आए और जब उन्होंने इंडिया को कॉलोनाइज बनाया, यानी ये आप ये मान सकते हैं कि जब उन्होंने इंडिया पर कब्जा किया तब इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। स्टार्ट करते हैं यूरोपियन मॉडर्न हिस्ट्री। तो वेल एक्सप्लोरिंग द लेट 15th सेंचुरी, पढ़ते हैं कि लेट 15th सेंचुरी में क्या हुआ था यूरोप में। तो इसी बीच हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म देखने को मिलता है, रेनेसा का मतलब है रीबर्थ ऑफ यूरोप, यानी अगर हम हिंदी में बात करें तो यूरोप का पुनः जागरण। तो पुनः जागरण का मतलब क्या होता है? पुनः जागरण का मतलब होता है कि डिफिनेशन ऑफ रेनेसा क्या है? द टर्म रेनेसा मीन्स बर्थ, रीबर्थ या रिवाइवल। रीबर्थ का मतलब होता है जब किसी का दोबारा से जन्म होता है। तो यहाँ पर जन्म होने का मतलब किसी इंसान या किसी ह्यूमन की बात नहीं करी, या फिर ह्यूमन थॉट्स की बात करी जा रही है। जब इंसानों के थॉट्स का दोबारा से जन्म होता है तब क्या होता है? रेनेसा होता है। किस तरह से होता है इसको हम थोड़ा सा भी डिटेल में पढ़ते हैं। इट इज ओरिजिनेट इन इटली इन द 14th सेंचुरी एंड स्प्रेड अक्रॉस यूरोप बाय 16th सेंचुरी। ये जो रेनेसा का टर्म था वो इटली में से स्टार्ट हुआ। कहाँ से स्टार्ट हुआ? इटली से। कब स्टार्ट हुआ? 14th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में फैल गया। तो ये जो रेनेसा टर्म था इसको हम बोल सकते हैं रीबर्थ, मतलब कि लोगों की सोच खुल गई थी, लोगों की सोच जो थी वो लॉजिकल हो रही थी। इससे पहले जो लोग थे, मोस्टली यूरोप के लोग, वो क्रिश्चियनिटी के जो क्रिश्चियन पोप्स होते हैं या क्रिश्चियनिटी के जो रिजिड कस्टम होते हैं, जो कठिन, हम मान सकते हैं जो कठिन रीति रिवाज होते हैं उसमें बंधे हुए थे। जो लोग थे उनकी सोच खुली नहीं थी, वो केवल वही बातों का पालन करते थे जो वहाँ का राजा कह देता था या वहाँ का पोप कह देता था। मतलब वो अपनी लाइफ को फ्रीडम के तरीके जी नहीं पाते थे 15th सेंचुरी के पहले यूरोप में। तो उसके बाद जब लोगों में धीरे धीरे से अपनी सोच को बढ़ाया, ठीक है, अपनी सोच को खोला। किस तरह से खोला अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। तो इसी टर्म को हम लोगों ने बोला है रीबर्थ, यानी कि रेनेसा। जब इंसान की सोच का विकास हुआ है, यहाँ पर मतलब ह्यूमन के जो थॉट्स हैं उसका जब डेवलपमेंट हुआ, इस टर्म को हम लोग को कंसीडर करते हैं रेनेसा, यानी जब इंसानों को विचारों का रीबर्थ हुआ। इट मार्क द शिफ्ट, इसको माना जाता है द ब्लाइंड फेथ ऑफ द मिडल एज टू द पीरियड करेक्टर बाय द क्यूरियोसिटी, साइंटिफिक इंक्वायरी, आर्टिस्ट अचीवमेंट। जैसे कि हमने बात करा 15th सेंचुरी के पहले जो लोग थे वो ब्लाइंड फेथ में, मिडिल एज यानी जो लोग थे, जो 15वीं शताब्दी के पहले जो यूरोप के लोग थे वो ब्लाइंड फेथ, यानी कि वो अंधविश्वास पर, यानी क्रिश्चियनिटी के जो क्रिश्चियन पोप्स थे उनके अंधविश्वास में जीते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया, 15th सेंचुरी के लेट में आए मिड, तो क्या हुआ? लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी देखने को मिली, नई चीज़ों के जानने की क्यूरियोसिटी देखने को मिली। लोग साइंटिफिक इंक्वायरी करी, मतलब लोग विज्ञान की तरफ गए, साइंस की तरफ गए, और कई सारे आर्टिस्ट ने अलग अलग अचीवमेंट बनाई, और ऐसे ग्रुपिंग होती गई लोगों की। उनसे क्या हुआ? उनका माइंड रिवाइव हुआ। साइंटिफिक जब वो लोग साइंस की तरफ बढ़े तो उन्होंने धर्म के अलावा, यानी क्रिश्चियनिटी के अलावा, जो वो ब्लाइंड फेथ में डूबे हुए थे, जो अंधविश्वास में डूबे हुए थे, उसके अलावा उन्होंने कुछ सोचा। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ? रेनेसा देखने को मिला, रीबर्थ देखने को मिला। तो वो कौन कौन से की टर्म हैं जिससे हम लोग ये कंसीडर करते हैं रेनेसा हुआ? तो ह्यूमैनिज्म,
ह्यूमनिज्म क्या होता है? द फिलोसफी दैट emphasize the value and the agency of the human beings. It shifts the focus from divinity to the human life, emotion and achievement. क्योंकि ये important term है. It has shifted the focus from divinity to the human life, emotion and achievements. देखिए, जैसे कि अभी हमने बताया वही चीज़ कि 15 सेंचुरी के पहले यूरोप में जो लोग था, मेजरमेंट जो लोग फंसे हुए थे वो क्रिश्चियनिटी की अंधविश्वास से फंसे हुए थे. जब इंसान ईश्वर यानी कि डिवाइनिटी को छोड़कर, मतलब कि इंसान अंधविश्वास को छोड़कर जब ह्यूमन लाइफ की बात करता है, इंसान के जीवन की बात करता है, इंसान के इमोशंस की बात करता है, उसके अचीवमेंट की बात करता है, इसी टर्म को हम लोग ने क्या बोला है? ह्यूमनिज्म. ह्यूमनिज्म का मतलब क्या है? ऐसा फिलोसफी है, ऐसा सिद्धांत जहाँ पर वैल्यूज और एजेंसी ऑफ द ह्यूमन बींग्स, मतलब इंसान पर महत्व दिया जाए. ठीक है, यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान की हेल्प करे. ठीक है, मोरल वैल्यूज बढ़े. ठीक है, इस तरह के टर्म को हम लोग बोलते हैं ह्यूमनिज्म. ठीक, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं मानवता. जब लॉजिकली किसी रीजन से किसी एक इंसान दूसरे इंसान के काम आता है, दैट इज अ ह्यूमनिज्म. तो जब ये टर्म धीरे धीरे बढ़ने लगा, ह्यूमनिज्म लोगों के बीच में बढ़ने लगा, तो लोगों की क्या सोच खुलने लगी, तो रेनेसां थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने लगा. ठीक, इसके बाद हम दूसरा टर्म देखते हैं, वो है रेशनलिज्म. द एप्लीकेशन ऑफ द रीजन एंड लॉजिकल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड. जब लोग उस ब्लाइंड फेथ को, उस अंधविश्वास को छोड़कर रीजन, तर्क सोचने लगे, कोई चीज़ का कारण ढूंढने लगे, लॉजिक ढूंढने लगे, तब इस टर्म को बोला गया है रिलेशनिज्म. इट इनकरेज पीपल टू क्वेश्चन ट्रेडिशनल बिलीफ एंड डिमांड द साइंटिफिक प्रूफ. जो पोप उस वक्त बोल देते थे उस बात को लोग मान लेते थे, लेकिन जब ये रिलेशनिज्म बढ़ना लोगों की सोच में बढ़ा तो क्या देखने लगा कि पोप ने जो बोला है उस बात पर वो क्वेश्चन करेंगे कि ये चीज़ क्यों होती है, इसका कारण क्या है, और इसका साइंटिफिक प्रूफ मांगने लगे. तो इस टर्म को हम लोग बोलते हैं रिलेशनिज्म. मतलब धीरे धीरे क्या जो पोप ने बोल दिया उस चीज़ में घटाव देखने को मिला, मतलब कमी देखने को मिली. तो रिलीजियनिज्म क्या उस समय यूरोप में बढ़ने लगा. जो पोप बोलते हैं उसके खिलाफ लोग क्वेश्चन करने लगे. ठीक, तो ये दो हमने टर्म देखे. एक तो ह्यूमनिज्म, लोगों के अंदर मानवता जगी, और दूसरा रिलेशनिज्म, मतलब कि लोग अब क्वेश्चन करने लगे, मतलब लॉजिकल सोचने लगे. ठीक, तीसरा टर्म हम इसमें देखते हैं वो है सेकुलरिज्म. ठीक, a growing interest in the worldly and the material aspect of our life rather than the just religious and the स्पिरिचुअल कंकर्न. जैसे कि अभी हमने बताया वही सेम चीज़ कि क्रिश्चियनिटी इतनी रिजिड थी उस समय कि लोग धर्म के अलावा कोई दूसरी चीज़ को सोचते ही नहीं थे. तो जब लोगों का इंटरेस्ट दुनिया में बढ़ने लगा, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बढ़ने लगा, धर्म के अलावा और भी उन्होंने दूसरी चीज़ों पर ध्यान दिया. इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सेकुलरिज्म. अंडरस्टैंड. और फोर्थ जो टर्म देखने को मिलता है वो मिलता है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, अ थर्स्ट फॉर अ नॉलेज दैट लीड्स द रेवोल्यूशनरी ज्योग्राफिकल डिस्कवरी एंड द साइंटिफिक इन्वेंशन. जब लोग लॉजिकल सोचने लगे तो उनके अंदर क्या आया कि वो अब उन पोप के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, और साथ में जब वो फ्रीडम होंगे, जो उनकी सोच बंद गई थी अब वो खुली है, तो वो नई नई ज्योग्राफिकल डिस्कवरी भी कर सकते हैं. और ये देखने को मिला कि ऐसे नए नए देशों का रास्ता खोजा गया, और साथ में नए नए साइंटिफिक इन्वेंशन भी देखने को मिले. तो क्या क्या इन्वेंट हुआ, कौन कौन से देश खोजे गए, इसको भी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे.